दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल राजस्थान जीके 2.0 पे। तो बात करेंगे अपन राजस्थान की हिस्ट्री के बारे में, जिसमें हमने पिछली क्लास में सांबर या फिर अजमेर के चौहानों तक की बात कर ली थी। आज की जो क्लास होगी वह आमेर के कछवाहा राजवंश के बारे में लेंगे। तो बात करें अपन आमेर का कछवाहा राजवंश। आमेर का कछवाहा राजवंश, तो इसके बारे में कुछ डिटेल पढ़ेंगे पहले, फिर यहाँ पे कौन कौन से प्राकृतिक सम्राट हुए उनकी चर्चा करेंगे। तो बात करें आमेर के कछवाहा राजवंश की, तो इनकी जो कुलदेवी है, कुलदेवी कुलदेवी की बात करें तो उसका नाम है जमुआय माता। जमुआय माता, इनका मंदिर कहां पे है उसकी भी चर्चा करेंगे, लेकिन बाद में। जमुआय माता, इनकी कुलदेवी क्या बताया मैंने आपको, जमुआय माता। और भगवान रामचंद्र भगवान रामचंद्र भगवान रामचंद्र भगवान रामचंद्र के ज्येष्ठ पुत्र, भगवान रामचंद्र के ज्येष्ठ पुत्र कुसके, भगवान रामचंद्र के ज्येष्ठ पुत्र कुसके वंशज थे। मैंने आपको बताया इनकी कुलदेवी जमुआय माता, और ये जो आमेर के कछवाहा राजवंश या कछवाहा शासक थे वो भगवान रामचंद्र के ज्येष्ठ पुत्र उसके वंशज थे। उसके अलावा इनका जो आमेर के जो कछवाहा शासक थे, इनका जो राजध्वज था, राजध्वज 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 था इनका पंचरंगी ध्वजा, पंचरंगी ध्वजा। पंचरंगी ध्वजा का मतलब है इसमें 5 रंग थे। इनका जो तिरंगा था, झंडा था उस समय, उसमें 5 रंग थे, नीला, पीला, लाल, सफेद और हरा। नीला, पीला, लाल, सफेद और हरा, ये इनका राजध्वज था। राजध्वज था इनका पंचरंगी ध्वजा, जिसमें रंग की बात करें अगर तो नीला, पीला, लाल, सफेद और हरा। उसके अलावा इनका जो राज्य वाक्य था, राज्य वाक्य राज्य वाक्य था इनका यतो धर्म स्तुतो जय, ये इनका राज्य वाक्य था, यतो धर्म स्तुतो जय। और इनकी बात करें अगर अपन तो आमेर के जो कछवाहा शासक थे, इनका राज्याभिषेक यहां के शासकों का राज्याभिषेक आमेर के कदली महल में किया जाता था। यहाँ के शासकों का राज्याभिषेक आमेर के कदली महल में किया जाता था। और उस समय जो तोप थी, उस तोप के लिए एक अन्य शब्द का प्रयोग किया जाता था। उस समय तोप के लिए अग्नि जंतर
जंतर, उस समय तोप के लिए अग्नि जंतर शब्द का प्रयोग किया जाता था, किया जाता था। तो बात कर रहे हैं अपन आमेर के कछुआ राजवंश के बारे में। तो कछुआ राजवंश की कुलदेवी बताई मैंने आपको जमुआई माता, और भगवान रामचंद्र के ज्येष्ठ पुत्र कुश के वंशज थे ये कछुआ शासक। इनका राजध्वज था पंचरंगी ध्वजा, और उसमें कलर कौन कौन से थे? लाल, नीला, पीला, सफेद और हरा। और राज्य वाक्य था इनका यतो धर्म स्तुतो जय। और आमेर के जो शासक थे इनका राज्याभिषेक आमेर के कदली महल में किया जाता था। उस समय तोप के लिए अन्य शब्दों में अग्नि जंतर शब्द का प्रयोग किया जाता था। ये आमेर के कछुआ राजवंश के बारे में कुछ विशेष बातें थी जो मैंने आपको बताई। अब यहाँ पे कौन से शासक हुए जिनके द्वारा आमेर में कछुआ राजवंश को स्टेब्लिश किया गया, उसकी चर्चा करेंगे अपन। तो यहाँ पे जो फर्स्ट शासक हुए उनका नाम है दुल्हे राय। दुल्हे राय, दुल्हे राय। तो इनके बचपन का नाम तेजकरण था। इनके बचपन का नाम, दुल्हे राय की बात कर रहे हैं अपन, इनके बचपन का नाम तेजकरण था। इन्होंने कछुआहा वंश की स्थापना की। बात कर रहे हैं अपन दुल्हे राय की, तो ये दुल्हे जैसे लगते थे वैसे, और इनके बचपन का नाम तेजकरण था। इन्होंने आमेर में कछुआ वंश की स्थापना की। और इन दुल्हे राय के द्वारा क्या किया गया? 1137 में क्या काम किया इसने जो पहला काम किया वो किया दोसा के बड़गुजरों को पराजित किया। अब दोसा को क्या बनाया? अपनी कैपिटल बनाया, मतलब अपनी जो राजधानी थी वह दोसा को बनाया। राजधानी किसको बनाया? दोसा को। दुल्हे राय के द्वारा क्या किया गया? 1137 में दोसा के बड़गुजरों को पराजित करके दोसा को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया गया। उसके अलावा इसने क्या किया? इसने रामगढ़ के मीणाओं को भी पराजित किया। रामगढ़ के मीणाओं को पराजित किया। इसने 1137 में दोसा के बड़गुजरों को पराजित किया और दोसा को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया। उसके अलावा इसने रामगढ़ के मीणाओं को भी पराजित किया। उसके अलावा इसने क्या किया? जमुआ रामगढ़ में जमुआए माता के मंदिर का निर्माण करवाया। इसने क्या किया? रामगढ़ के मीणाओं को पराजित किया 1137 में, और जमुआ रामगढ़ में जमुआए माता के मंदिर का निर्माण करवाया। बात करें अपन रामगढ़ की, तो ये जो रामगढ़ है यहाँ पे गुलाब का उत्पादन सर्वाधिक होता है। सर्वाधिक यहाँ पे गुलाब का उत्पादन होता है। गुलाब रामगढ़ में क्या है? सर्वाधिक गुलाब का उत्पादन होता है। इसी कारण जो रामगढ़ है, इस रामगढ़ को ढूंढान का पुष्कर कहते हैं। ढूंढान
का पुष्कर पुष्कर कहते हैं। वैसे राजस्थान का पुष्कर तो अजमेर को कहते हैं, लेकिन अगर आपसे पूछे रामगढ़ जो है, मतलब अगर पूछे आपसे ढूंढान का पुष्कर किसे कहते हैं, तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो रामगढ़ माना जाएगा। बात कर रहे हैं अपन दुलेराय या फिर तेजकरण की। इनके बचपन का नाम मैंने आपको तेजकरण बताया। इन्होंने कछवा वंश की स्थापना की और इसके द्वारा 1137 में दौसा के बड़गुजरों को पराजित करके दौसा को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया गया। उसके अलावा इसने रामगढ़ के मेणाओं को भी पराजित किया और जमुआ रामगढ़ में जमुआई माता के मंदिर का निर्माण करवाया गया इसके द्वारा। और जो गुलाब है इनका सर्वाधिक उत्पादन रामगढ़ से होता है। इसी कारण जो रामगढ़ है, इस रामगढ़ को ढूंढान का पुष्कर भी कहते हैं। उसके अलावा एक विशेष बात और है इनके बारे में, दुलेराय के बारे में। आमेर प्रशस्ति में, आमेर प्रशस्ति ये जो आमेर प्रशस्ति है ये जयपुर में है। आमेर प्रशस्ति में कछवाहा वंश को रघुवंश तिलक आमेर प्रशस्ति में कछवाहा वंश को रघुवंश तिलक कहा गया है। और नरवर के जंगल कहां पे है? एमपी में, मध्य प्रदेश में। एमपी से इनका संबंध रहा। बात कर रहे हैं अपन आमेर प्रशस्ति की, तो आमेर प्रशस्ति में कछवा वंश को रघुवंश तिलक बोला गया है। उसके अलावा नरवर के जंगल एमपी मतलब मध्य प्रदेश से इनका संबंध रहा है। किनका? कछवाहा शासकों का। आगे के जो अगले सम्राट हैं आमेर के, उनका नाम है कोकिल देव, क्योंकि दुलेराय या फिर तेजकरण के द्वारा 1137 में दौसा को पराजित करके यहाँ पे दौसा को अपने साम्राज्य की कैपिटल बनाया गया। उनके पश्चात जो अगले शासक हैं कोकिल देव, इनके द्वारा क्या किया गया? आमेर पर अधिकार कर आमेर को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया गया। क्या किया गया? कोकिल देव के द्वारा आमेर पर अधिकार किया गया और आमेर को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया गया। कोकिल देव के बाद में अगले जो कछवा वंश के जो शासक हैं उनकी बात करें अगर अपन, तो उनका नाम है पृथ्वी सिंह कछवाहा। पृथ्वी सिंह या पृथ्वीराज कछवाहा, ये पृथ्वीराज सिसोदिया नहीं है, पृथ्वी सिंह कछवाहा। तो पृथ्वी सिंह कछवाहा के बारे में अगर अपन बात करें तो आपको पता होगा खानवा का युद्ध हुआ था। खानवा का युद्ध जो मैंने आपको बताया था 17 मार्च 1527 को भरतपुर जिले की रूपवास तहसील के अंतर्गत 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ। खानवा का युद्ध एक तरफ इसमें मैंने आपको बताया था उस समय मुगल शासक, तो इसमें जो मुगल शासक थे उनका नाम था बाबर। और इधर मेवाड़ वाले रीजन की बात करें अपन, मेवाड़ वाले रीजन की, तो यहाँ के जो शासक थे उनका नाम था सांगा, जिसको अपन संग्राम सिंह के नाम से जानते हैं। सांगा
होता क्या है इस खानवा के युद्ध में, जो मेवाड़ का सांगा है वह राजपूताने के सभी शासकों के पास में संदेश भिजवाता है कि आप मेरी सहायता करो, संकट के समय में जब आप पे संकट आएगा उस समय हम आपकी सहायता करेंगे। इस प्रथा को उस समय नाम दिया गया था पाती पेरवन प्रथा। पाती पेरवन प्रथा। तो क्या बोला सांगा ने, एक बार फिर सुनो आप, संकट के समय में आप हमारी सहायता करो और जब आप पे संकट आएगा उस समय हम आपकी सहायता करेंगे। इस प्रथा का जो प्रचलन था ये सांगा ने किया था और इस प्रथा के अंतर्गत जो आमेर के पृथ्वी सिंह कछवाहा थे, जो आमेर के पृथ्वी सिंह कछवाहा थे, ये इस पाती पेरवन प्रथा के अंतर्गत सांगा की सहायता के लिए कहां पे आते हैं, खानवा के युद्ध में, खानवा के युद्ध में या फिर खानवा के मैदान में, जो भरतपुर जिले की रूपवास तहसील के अंतर्गत आता है। और इस युद्ध में ये सांगा का साथ देते हैं। तो आपको बेसिकली याद ये रखना है कि पृथ्वी सिंह कछवाहा द्वारा मेवाड़ के सांगा का साथ खानवा के युद्ध में दिया गया था, लेकिन कौन सी प्रथा के अंतर्गत दिया गया था, तो वह थी पाती पेरवन प्रथा। और इस युद्ध में होता क्या है, इस युद्ध में होता क्या है, बाबर विजयी रहता है और जो संग्राम सिंह या फिर सांगा है ये हार जाता है। ये था खानवा का युद्ध। इस खानवा के युद्ध में पाती पेरवन प्रथा के अंतर्गत पृथ्वी सिंह कछवाहा के द्वारा सांगा का साथ दिया गया था। उसके अलावा इस पृथ्वी सिंह कछवाहा के 12 पुत्र थे और इसने क्या किया, अपना साम्राज्य अपने 12 पुत्रों में समान रूप से विभाजित कर दिया था। इसी कारण जयपुर को उस समय 12 कोटड़ी के नाम से जाना जाता था। तो सांगा ने क्या किया, इसके 12 पुत्र थे, अपना साम्राज्य अपने 12 पुत्रों में समान रूप से बांट दिया। इसी कारण उस समय, मतलब पृथ्वी सिंह कछवाहा के समय, इसी कारण उस समय जयपुर को 12 कोटड़ी के नाम से जाना जाता था। बात बताई मैंने आपको पृथ्वी सिंह कछवाहा की, तो पाती पेरवन प्रथा के अंतर्गत इस पृथ्वी सिंह कछवाहा के द्वारा मेवाड़ के महाराजा सांगा का साथ दिया गया था। और कौन से युद्ध में दिया गया, तो वह खानवा के युद्ध में दिया गया था जो जहीरुद्दीन बाबर के खिलाफ था। उसके अलावा पृथ्वी सिंह कछवाहा के 12 पुत्र थे और इसने क्या किया, अपना जो साम्राज्य था वो अपने 12 पुत्रों में समान रूप से विभाजित कर दिया था। इसी कारण उस समय जयपुर को 12 कोटड़ी के नाम से जाना जाता था। इनके पश्चात जो आमेर के अगले शासक हैं उनका नाम है रतन सिंह कछवाहा। इनके बारे में वैसे तो कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है, लेकिन एक बात है जिसकी अपन चर्चा करते हैं। रतन सिंह कछवाहा तो इसने क्या किया, अफगान शासक शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की। आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। अधीनता स्वीकार की। तो रतन सिंह कछवाहा के बारे में एक ही बात याद रखनी है आपको, अफगान शासक शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार करने वाले कछवाहा वंश के शासक कौन थे, तो उनका नाम है रतन सिंह कछवाहा। अगले जो आमेर के शासक हैं उनका नाम है भारमल, या फिर जिसको अपन कह सकते हैं बिहारीमल। भारमल
यहाँ पे लिखता हूं मैं भारमल। भारमल या इसी को अपन बिहारी बल भी कह सकते हैं, भारमल। तो बात करते हैं अपन भारमल के बारे में। यहां पे लिखता हूं मैं सांगानेर, सांगानेर, सांगानेर। और सांगानेर का एक व्यक्ति था जिसका नाम था चगताई खां। ये चकता था किसको? ताई को, चगताई खां। मैंने आपको बताए आमेर के शासक बताए आपको मैंने भारमल, इधर सांगानेर के एक व्यक्ति बताए मैंने आपको चगताई खां। और मुगल वंश के शासकों की अगर बात करें अपन इनके समकालीन, तो उनका नाम है अकबर। अकबर की चर्चा करें अपन तो होता क्या है, ये जो चगताई खां है, इस चगताई खां ये जो था ये भारमल का मित्र था। ये क्या था? इसका मित्र था। कौन? चगताई खां। और चगताई खां के कहने पर जो भारमल थे इन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की। कहां पे? सांगानेर में। और कब की? इसकी भी चर्चा करते हैं अपन। तो वह की 20 जनवरी 1562। वैसे आपको 1562 याद रखना है। ज्यादातर एग्जामों में डेट का मामला थोड़ा कंफ्यूजन वाला होता है, तो उसको वैसे ही एग्जामिनर नहीं पूछता है, तो आपको याद रखना है। फिर भी 20 जनवरी 1562 को चगताई खां के कहने पर, सांगानेर के चगताई खां के कहने पर ये जो भारमल है ये मुगल शासक अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है। ये तो थी फर्स्ट बात। उसके बाद में क्या होता है? भारमल की एक पुत्री थी। भारमल के एक पुत्री की बात करें अपन तो इसके एक पुत्री थी जिसको अपन कहते हैं हरकाबाई। हरकाबाई। बात बता रहा हूं मैं आपको भारमल के एक पुत्री बताई मैंने जिसका नाम बताया आपको हरकाबाई। और इस हरकाबाई का विवाह होता है अकबर के साथ। और कब होता है? 6 फरवरी 1562 को। 1562 को। ये पिछले एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। कब होता हरकाबाई का विवाह अकबर के साथ? कब हुआ? 6 फरवरी 1562 को। कहां पे हुआ था ये भी आप याद रखना। तो ये विवाह सांबर में हुआ था। ये विवाह कहां पे हुआ? सांबर में हुआ। अकबर जब हरकाबाई से विवाह करता है तो प्रसन्न होकर जो भारमल है, ये जो भारमल है, इस भारमल के लिए 2 उपाधियां देता है। एक तो देता है राजा, आप याद रखना। एक तो उपाधि देता है राजा, और दूसरी जो उपाधि है, एक अकबर प्रसन्न होकर एक तो राजा, उसके अलावा मीर ए सामी ये उपाधियां प्रदान करता है। कौन? अकबर। यह मामला मैं दोबारा आपको फिर बताता हूं, लेकिन उससे पहले अपन बात करें फिर भारमल क्या करता है? अपने पुत्र भगवंत दास और बात करें पौत्र मानसिंह को अकबर की सेवा में भेज देता है। को अकबर की सेवा में भेज देता है। आप सुनना, अब बता रहा हूं मैं ये मामला आपको दोबारा। होता क्या है? आमेर के शासक बताए मैंने, आमेर के जो शासक थे वो बताए मैंने आपको भारमल, और इधर मुगल वंश के शासक बताए मैंने आपको अकबर। और सांगानेर का जो भारमल का मित्र था उसका नाम था चगताई खां। तो इस चगताई खां के कहने पर यह भारमल क्या करता है? अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है। और कब करता है? 20 जनवरी 1562 को। ये तो हुई पहली बात। उसके बाद में क्या होता है? भारमल की एक पुत्री थी जिसका नाम था हरकाबाई। इस हरकाबाई का विवाह अकबर के साथ 6 फरवरी 1562 को सांबर में किया जाता है। यह पहला मुगल राजपूत विवाह था, लेकिन उसकी चर्चा बाद में करेंगे। 6 फरवरी 1562 को सांबर में हरकाबाई और अकबर का विवाह होता है। और अकबर प्रसन्न होकर भारमल को राजा और मीर ए सामी की उपाधि भी
प्रदान करता है। फिर भारमल क्या करता है, अपने पुत्र भगवंत दास और पौत्र मान सिंह को अकबर की सेवा में भेज देता है। अब बात करें अपन, ये जो विवाह था अकबर और हरकाबाई का, ये प्रथम मुगल राजपूत विवाह था। ये प्रथम मुगल राजपूत विवाह था। ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात, अपनी इच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाले, अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाले राजपूताने के प्रथम शासक, मैंने आपको बात बताई, हरकाबाई का विवाह हुआ 6 फरवरी 1562 को सांबर में अकबर के साथ। यह प्रथम मुगल राजपूत विवाह था और अपनी इच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाले राजपूताने के पहले शासक अगर आपसे कोई पूछे तो आपको बताना है भारमल, या इसी का दूसरा नाम कह सकते हैं अपन बिहारी मल। उसके अलावा भारमल की एक उपाधि और आती है जिसकी अगर अपन चर्चा करें तो उसका नाम है अमीर उल उमरा। ये भारमल की एक और उपाधि है जिसको अमीर उल उमरा के नाम से जाना जाता है। तो ये मैंने बताया आपको भारमल के बारे में। एक बार फिर चर्चा करते हैं। भारमल का एक मित्र था सांगानेर का, जिसका नाम था चगताई खां। इस चगताई खां के कहने पर भारमल 20 जनवरी 1562 में अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है सांगानेर में। फिर भारमल के एक पुत्री बताई मैंने आपको, हरकाबाई। इस हरकाबाई का विवाह 6 फरवरी 1562 को सांबर में अकबर के साथ होता है। फिर अकबर प्रसन्न होकर ये जो भारमल है इसको राजा और मीर सामी की उपाधि प्रदान करता है। भारमल की एक अन्य उपाधि और है जिसका नाम है अमीर उल उमरा। उसके अलावा फिर भारमल क्या करता है, अपने पुत्र भगवंत दास और पौत्र मान सिंह को अकबर की सेवा में भेज देता है। और ये हरकाबाई और अकबर का ये जो विवाह था यह प्रथम मुगल राजपूत विवाह था और अपनी स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाले राजपूताने के पहले सम्राट माने जाते हैं भारमल, या फिर जिसको अपन कह सकते हैं बिहारी मल। अगले जो शासक हैं ये इनके पुत्र भगवंत दास हैं, उनकी भी चर्चा करते हैं अपन। अगले जो शासक हैं उनका नाम है भगवंत दास। भगवंत दास, बात करेंगे अपन भगवंत दास की। तो अकबर के द्वारा इनको 5000 का मनसब प्रदान किया गया। अकबर के द्वारा इनको 5000 का मनसब प्रदान किया गया और महाराणा प्रताप को समझाने के लिए तीसरे शिष्टमंडल, महाराणा प्रताप को समझाने के लिए 4 शिष्टमंडल भेजे गए थे। महाराणा प्रताप को समझाने के लिए तीसरे शिष्टमंडल में इनको भेजा गया। महाराणा प्रताप को समझाने के लिए तीसरे शिष्टमंडल में इनको भेजा गया। उसके अलावा भगवंत दास के कहने पर, इन्हीं भगवंत दास के कहने पर संत दादू दयाल ने फतेहपुर सीकरी में अकबर से
अकबर से भेंट की मतलब मुलाकात की। क्या बताया मैंने आपको, भगवंत दास के कहने पर संत दादू दयाल ने फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट की। उसके अलावा भगवंत दास के एक पुत्री थी, इसके एक पुत्री थी जिसका नाम था मानबाई। इस मानबाई का जो विवाह है, इस मानबाई का जो विवाह वो किससे हुआ? सलीम से हुआ, मतलब जहांगीर से हुआ। मैंने आपको क्या बताया, भगवंत दास की एक पुत्री बताई जिसका नाम बताया मैंने आपको मानबाई। इस मानबाई का विवाह होता है किससे? जहांगीर से होता है। ये भगवंत दास के बारे में कुछ डिटेल थी जिसकी अपन ने चर्चा की। अब बात करेंगे अपन मानसिंह की। ये मानसिंह राठौड़ नहीं है, सवाई मानसिंह है। मानसिंह राठौड़ जोधपुर वाले वो अलग है। आयस देवनाथ जी के शिष्य जिनको सन्यासी राजा कहा गया है वह मारवाड़ के महाराजा मानसिंह है। ये है सवाई मानसिंह प्रथम। सवाई मानसिंह प्रथम, इनकी चर्चा करें अपन। सवाई मानसिंह प्रथम की चर्चा करें अपन तो इनका जो जन्म था ये कब हुआ? 1550 में मोजमाबाद जयपुर में वैसे इनका जन्म हुआ। बात बताई मैंने आपको सवाई मानसिंह फर्स्ट की बात कर रहा हूं मैं, तो इनका जन्म 1550 में मोजमाबाद जयपुर में वैसे इनका जन्म हुआ। उसके अलावा 12 वर्ष की अल्पायु में अकबर की सेवा में चले गए। 12 वर्ष की अल्पायु में अकबर की सेवा में चले गए। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो इनको 7000 का मनसब प्रदान किया गया। अकबर के द्वारा इनको 7000 का मनसब प्रदान किया गया। जो हमारे राजस्थान में सर्वाधिक था। मैंने आपको इनके जन्म की बात बताई 1550 में मोजमाबाद जयपुर में वैसे इनका जन्म बताया। 12 वर्ष की अल्पायु में अकबर की सेवा में चले गए। इनको 7000 का मनसब प्रदान हुआ, मतलब प्राप्त हुआ। अकबर के द्वारा इनको 7000 का मनसब दिया गया जो राजस्थान में सर्वाधिक था। अगर इनके राज्याभिषेक की बात करें अपन, राज्याभिषेक अगर इनके राज्याभिषेक की बात करें अपन तो पहली बार इनका जो राज्याभिषेक था वो 1589 को कहां पे हुआ? 1589 को बिहार में हुआ। पटना में हुआ था वैसे, लेकिन 1589 को बिहार लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। इनका पहली बार राज्याभिषेक 1589 को बिहार में हुआ और दूसरी बार इनका जो राज्याभिषेक था वो 1590 को कहां पे हुआ? आमेर में हुआ। मैंने आपको दो बातें बताई। इनका पहली बार राज्याभिषेक 1589 को पटना में मतलब बिहार में हुआ। दूसरी बार इनका जो राज्याभिषेक था 1590 को आमेर में हुआ। उसके अलावा इन्होंने कुछ सैन्य अभियानों का नेतृत्व किया था, उनकी भी चर्चा करेंगे अपन। उसके अलावा अकबर ने इनके लिए एक उपाधि प्रदान की। इनकी उपाधि आती है एक फरजंद। ये जो उपाधि थी ये उपाधि अकबर के द्वारा प्रदान की गई। इनकी एक उपाधि बताई मैंने आपको फरजंद, जो अकबर के द्वारा इनको प्रदान
प्रदान की गई थी। किसको? सवाई मानसिंह फर्स्ट को। ये थे आमेर के शासक सवाई मानसिंह फर्स्ट। अब इनके द्वारा कौन कौन से सैन्य अभियानों के नेतृत्व किए गए उनकी भी अपन चर्चा करते हैं। तो इन्होंने जो सैन्य अभियान किए उनकी बात करें अपन, सैन्य अभियान तो उनकी चर्चा कर रहे हैं अपन। पहले नंबर पे 1569 में रणथंभौर के सुरजनहाड़ा इन्होंने पहला सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था 1569 में रणथंभौर के सुरजनहाड़ा के विरुद्ध में। दूसरा इन्होंने जो किया 1572 में गुजरात का शेर खान 1572 में गुजरात का शेर खान। उसके अलावा तीसरे नंबर पे अपन बात करें तो 1576 में हल्दी घाटी के विरुद्ध, मतलब महाराणा प्रताप के विरुद्ध। अगर चौथे नंबर पे अपन बात करें तो 1585 में काबुल में मिर्जा हाकिम खां व रोशनियाई जाति की बात करें अपन, रोशनियाई जाति के विरुद्ध 1585 में काबुल में मिर्जा हाकिम खां व रोशनियाई जाति के विरुद्ध में इन्होंने सैन्य अभियान का नेतृत्व किया। उसके अलावा 1587 में बिहार का पूरणमल। उसके अलावा अगर अपन बात करें छठे नंबर पे 1590 में उड़ीसा के निसार खां के विरुद्ध में। उसके अलावा अगर अपन बात करें सातवें नंबर पे 1594 में बंगाल के केदार के विरुद्ध। मैंने अभी तक आपको बताया इनके सैन्य अभियान 1569 में रणथंभौर के सुरजनहाड़ा के विरुद्ध में इन्होंने अपना सैन्य अभियान किया, 1572 में गुजरात के शेर खां के विरुद्ध, 1576 में हल्दीघाटी महाराणा प्रताप के विरुद्ध, 1585 में काबुल में मिर्जा हाकिम खां और रोशनियाई जाति के बीच में। उसके अलावा 1587 में बिहार के पूरणमल के विरुद्ध में इन्होंने सैन्य अभियान किया, 1589 में उड़ीसा के निसार खां के विरुद्ध में। उसके अलावा 1594 में बंगाल के केदार के विरुद्ध में इन्होंने सैन्य अभियान का नेतृत्व किया। और इस केदार को पराजित करने के चक्कर में इसके 3 पुत्र, सवाई मानसिंह प्रथम के 3 पुत्र ये वीरगति को प्राप्त हुए। 3 पुत्र, इसके जो 3 पुत्र थे जिसके अगर नामों की बात करें तो एक का नाम हिम्मत सिंह, सुरजन सिंह और एक का नाम था जगत सिंह। ये तीनों पुत्र क्या है, वीरगति को प्राप्त होते हैं, वीरगति प्राप्त। मैंने आपको बताया सवाई मानसिंह फर्स्ट के बारे में, इनके द्वारा इन सैन्य अभियानों का नेतृत्व किया गया। बंगाल के केदार को पराजित करने के चक्कर में इनके 3 पुत्र हिम्मत सिंह, सुरजन सिंह और जगत सिंह
ये वीरगति को प्राप्त होते हैं। और इस फिर ये जो जगत सिंह है, इस जगत सिंह की याद में इनकी जो रानी थी कनकावती, इनके द्वारा जगत शिरोमणि मंदिर मतलब कृष्ण मंदिर का निर्माण करवाया जाता है आमेर में। यह वाली बात है, लेकिन आगे की चर्चा अपन करते हैं। अब अपन आमेर के शासक सवाई मानसिंह फर्स्ट को पढ़ रहे हैं, और इसके बारे में अगर अपन बात करें तो इनकी एक रानी है, इनकी रानी कनकावती द्वारा, मैंने आपको बताया था केदार को पराजित करने के चक्कर में इसके 3 पुत्र वीरगति को प्राप्त हुए थे। इनकी रानी कनकावती द्वारा जगत सिंह इसके पुत्र जो केदार को पराजित करने के चक्कर में मृत्यु को प्राप्त हुआ, इसी जगत सिंह की याद में, मतलब इनकी रानी कनकावती द्वारा जगत सिंह की याद में आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर, इस मंदिर को अपन कह सकते हैं कृष्ण मंदिर का निर्माण करवाया। और केदार को पराजित करके ही ये शिला माता की मूर्ति को आमेर में लेके आया, मतलब बंगाल के केदार को डिफीट करके ये शिला माता की मूर्ति को आमेर में लाया। तो मतलब शिला माता की मूर्ति आमेर में प्रतिष्ठित करवाई। क्या बताया मैंने आपको का केदार को पराजित करने के चक्कर में इसका ये जो पुत्र था जगत सिंह ये वीरगति को प्राप्त हुआ। इसकी याद में इनकी माता कनकावती के द्वारा जगत शिरोमणि मंदिर मतलब कृष्ण मंदिर का निर्माण करवाया गया, और ये केदार को पराजित करके ही शिला माता की मूर्ति को आमेर में लाया था। और ये जो शिला माता है ये कछवार राजवंश की आराध्य देवी है, और इस शिला माता की जो मूर्ति है, शिला माता का मंदिर है, इसको वर्तमान स्वरूप, इस मंदिर को वर्तमान स्वरूप राम सिंह सेकंड के द्वारा दिया गया। क्या बताया मैंने आपको बात, शिला माता की मूर्ति को लाया तो वैसे मानसिंह प्रथम था और इसने आमेर में प्रतिष्ठित करवाई, लेकिन इस मंदिर को वर्तमान स्वरूप किसने दिया, राम सिंह सेकंड के द्वारा दिया गया। और शिला देवी इस वंश की आराध्य देवी है। उसके अलावा ये जो सवाई मानसिंह है, इनके समय में ही क्या होता है, आमेर महलों का निर्माण प्रारंभ हुआ। इनके समय में आमेर महलों का निर्माण इनके समय में हुआ। आमेर महलों का निर्माण इन्हीं के समय में स्टार्ट हुआ था। तो ये बात बताई मैंने आपको इनकी रानी कनकावती के द्वारा पुत्र जगत सिंह की याद में आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर मतलब कृष्ण मंदिर का निर्माण करवाया गया। उसके अलावा शिला माता की मूर्ति को ये बंगाल के केदार को डिफीट करके लाया था और यहाँ आमेर में प्रतिष्ठित करवाई। ये शिला देवी इस वंश की आराध्य देवी है, और ये जो शिला माता का मंदिर है इसको वर्तमान स्वरूप राम सिंह सेकंड के द्वारा दिया गया। इनके समय में आमेर के महलों का निर्माण प्रारंभ हुआ था। अब इनके दरबारियों की बात करें अपन तो इनके दरबारियों की चर्चा करते हैं। उसके बाद में जो अगले शासक हैं भाऊ सिंह है, मिर्जा राजा जय सिंह है, और फिर आमेर का चाणक्य जिसे अपन कहते हैं सवाई जय सिंह द्वितीय, उनकी भी चर्चा करेंगे। तो सवाई मानसिंह प्रथम के दरबारी विद्वानों की बात करें अपन, अगर दरबारी विद्वानों की अगर बात करें अपन तो मानसिंह कीर्ति मुक्तावली के रचयिता जगन्नाथ तो इनके द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया, मानसिंह कीर्ति
मुक्तावली, मुक्तावली, ये मानसिंह कीर्ति मुक्तावली, ये जो ग्रंथ है ये जगन्नाथ के द्वारा लिखा गया और दरबारी किसके थे? सवाई मानसिंह के। उसके अलावा मुरारी दास की बात करें अपन, मुरारी दास, इन मुरारी दास के द्वारा क्या लिखा गया? मान प्रकाश पुस्तक लिखी गई, मान प्रकाश, मान प्रकाश पुस्तक। उसके अलावा अगर अपन बात करें पुंडरीक विट्ठल की, पुंडरीक विट्ठल की, विट्ठल की अपन बात करें पुंडरीक विट्ठल की, तो इनके द्वारा रागमाला, रागमाला, रागमंजरी, उसके अलावा नर्तन निर्णय, रागमाला, रागमंजरी, नर्तन निर्णय, उसके अलावा राग चंद्रोदय, चंद्रोदय, ये ग्रंथ लिखे गए थे। तो मैंने आपको सवाई मानसिंह फर्स्ट के बारे में बताया, कब इनका राज्याभिषेक हुआ, कब इनका जन्म हुआ, इनके द्वारा कौन कौन से सैन्य अभियान किए गए, अकबर के द्वारा इनको कितना मनसब प्रदान किया गया और अकबर के द्वारा इनको कौन सी मतलब उपाधि प्रदान की गई। फिर केदार को पराजित करने के चक्कर में इसके पुत्र, 3 पुत्र वीरगति को प्राप्त हुए। फिर जगत सिंह की याद में इनकी माता जो कनकावती थी, इनके द्वारा जगत सिंह शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया गया, जो एक कृष्ण मंदिर है। उसके अलावा इनके दरबारी विद्वान बताए मैंने आपको जगन्नाथ, जिनके द्वारा मानसिंह कीर्ति मुक्तावली लिखी गई, और दूसरा बताया मैंने आपको मुरारी दास, जिसके द्वारा मान प्रकाश पुस्तक लिखी गई, और तीसरा बताया मैंने आपको पुंडरीक विट्ठल, जिसके द्वारा रागमाला, रागमंजरी, नर्तन निर्णय और राग चंद्रोदय नामक ग्रंथ लिखे गए थे। इससे आगे के जो आमेर के शासक है उनकी चर्चा अपन करेंगे अगली क्लास में। अभी के लिए धन्यवाद।